Hello student, welcome to the online physics classes of Symbiosia School. Today we are going to start chapter 14 Oscillation part 1. जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी मूविंग पोजीशन में है. मीन्स इफ़ अ बॉडी change its position with respect to the time, then we say that the body is in moving position. So there are many type of motion. First, rectilinear motion. If the body moves along a straight line, that is called rectilinear motion. मतलब अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग विद मूव करती है या कोई साइकिलिस्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में साइकिल चला रहा है तो हम उसको मोशन को कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मीन्स एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग विद मोशन. इसी तरीके से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं या गन से हम बुलेट को फायर करते हैं या हम ऊपर की तरफ बॉल को फेंकते हैं जो कि बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, हॉरिजॉन्टल से किसी भी एंगल पर अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उस मोशन को कहते हैं जो कि वो कर्व पाथ के अलॉन्ग विद मोशन होगा, उस मोशन को कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन. जैसे सपोज़ करिए कि आपने यहाँ से हॉरिजॉन्टल से ये जो बॉल है वो फेंकी है और आपने इस डायरेक्शन में फेंकी है सपोज़ एंगल 60 पर, तो ये जो कर्व पाथ के अलॉन्ग विद इस बॉल का मोशन होगा, इस मोशन को हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है. इसी तरीके से अगर कोई गन से यहाँ पर फायर करता है तो गन के अलॉन्ग विद जो बुलेट जाएगी, गन से जो बुलेट निकलेगी वो बुलेट भी एक कर्व पाथ पर मूव करेगी, तो इस मोशन को कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन. सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ अ मोशन in which an object is thrown near the earth's surface and it moves along a curved path under the action of gravity only. कर्व पाथ के अलॉन्ग विद जाएगी बॉडी और एक टाइम के बाद, एक डेफिनेट टाइम के बाद बॉडी जो है वो नीचे की तरफ आती है और नीचे की तरफ आने पर उसको जो अट्रैक्शन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, ग्रेविटी से मिलता है. नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन. जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो हम उसके मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन. सपोज़ करिए कि अगर कोई एक हेलीकॉप्टर है और वो हेलीकॉप्टर एक सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, तो उसके मोशन को कहेंगे सर्कुलर मोशन. या फिर कोई व्हीकल है, कोई सपोज़ करिए कोई कार है और वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, एक डेफिनेट टाइम के बाद अपनी उसी पोजीशन को रिपीट कर रही है, तो सर्कुलर फॉर्म में मोशन कर रही है, तो इस मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन. सो इन फिजिक्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन. इसी तरीके से अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस. जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अलॉन्ग विद रोटेट करती है. या फिर कोई बच्चा किसी टॉप से खेल रहा है और वो टॉप को जब रोल करके ज़मीन पर फेंकता है, ग्राउंड पर फेंकता है, तो वो टॉप क्या होता है, वो अपने एक्सिस के अलॉन्ग विद, यानी कि जो उसमें नेल लगी होती है उस नेल के अलॉन्ग विद रोटेट करने लगता है. इस तरीके से होता है ये टॉप. और इस जो यहाँ पर नेल लगी होती है उस नेल के अलॉन्ग विद वो क्या करता है, रोटेट करने लगता है. तो इसके मोशन को कहेंगे रोटेशनल मोशन. यानी कि जब कोई बॉडी अपने एक्सिस के अलॉन्ग विद रोटेट करती है या अपने एक्सिस के अलॉन्ग विद ही उसका मूवमेंट होता है तो उसके मोशन को हम कहेंगे रोटेशनल मोशन. सो रोटेशनल मोशन इज़ अ सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ सेंटर और एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब यहाँ पर टॉप में एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये जो नेल लगी हुई है वही क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसी तरीके से जब जो सीलिंग फ़ैन है वो सीलिंग फ़ैन में कुछ इस तरीके से ये ऊपर छत से लटका होता है और इस तरीके से इसके जो ब्लेड्स होते हैं वो होते हैं. तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये सारी ब्लेड्स जो हैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग विद क्या करते हैं, रोटेट करते हैं. तो इसका जो मोशन होगा उस मोशन को कहेंगे रोटेशनल मोशन, क्योंकि यहाँ पर बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. इसी तरीके से जो घड़ी का पेंडुलम है वो अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मोशन करता है, तो इसके मोशन को कहते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन. द बॉब परफॉर्म्स टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी मोशन.
सो द ऑक्सिलेटरी मोशन इज द पीरियोडिक टू एंड फ्रो, मीन्स आगे और पीछे, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एन ऑक्सिलेटरी मोशन। कोई भी बॉडी जब अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करती है, ये है, और सपोज कर लीजिए ये है पेंडुलम घड़ी का और ये है इसकी मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन से जब बॉडी इस तरीके से आगे पीछे मूव कर रही है तो इस मोशन को कहते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन। सो सम एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिलेटरी मोशन, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में ये आपका पेंडुलम दे रखा है, ये अपना मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करेगा तो ये एक तरीके से ऑक्सिलेटरी मोशन कर रहा है। इसी तरीके से अगर किसी स्प्रिंग को ऊपर की तरफ से हम एक रिजिड सपोर्ट से हैंग कर दें और उस स्प्रिंग के नीचे हुक से हम किसी मास को लटका दें और मास को हम थोड़ा सा फोर्स लगाकर डिस्प्लेस करके उसे छोड़ दें तो वो अपने मीन पोजीशन के ऊपर नीचे इस तरीके से मूव करने लगेगा, यानी कि ऑक्सिलेशंस करने लगेगा। तो इस टाइप के मोशन को हम कहेंगे ऑक्सिलेटरी मोशन। इसी तरीके से जब कोई बच्चा किसी झूले पर झूल रहा है तो जब वो रेस्ट पोजीशन में है, यानी कि वो ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वो हो गई उसकी मीन पोजीशन। और जब वो फोर्स को लेकर आगे पीछे इस तरीके से स्विंग करता है तो ये पेंडुलम की तरह स्विंग कर रहा है, दैट मीन्स ये जो है ऑक्सिलेटरी मोशन है। इसी तरीके से ये जो ट्यूनिंग फॉक है, तो ट्यूनिंग फॉक में ये जो दोनों फॉक लगे हुए हैं, इन फॉक में जब हम इसको रबर पैड पर थोड़ा सा स्ट्रोक करके एयर में ले जाते हैं तो यहाँ पर ये जो इसके फॉक हैं इनमें वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं। ये अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे इस तरीके से मूव करने लगते हैं और इन वाइब्रेशंस से साउंड क्रिएट होती है। अगर आप ट्यूनिंग फॉक को रबर पैड पर स्ट्रक करके अपने कान के पास लाएंगे तो वहाँ पर आपको एक साउंड सुनाई देगी। तो ये जो साउंड क्रिएट हो रही है वो वाइब्रेशंस के थ्रू क्रिएट हो रही है। तो साउंड हमेशा किससे क्रिएट होती है? वाइब्रेशन से क्रिएट होती है। तो इस तरीके का मोशन भी क्या होता है? ऑक्सिलेटरी मोशन होता है। Now, periodic motion. A motion which repeats itself after a regular interval of time is called periodic motion. जब कोई भी बॉडी अपने मोशन को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करती है तो उसके मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे कि घड़ी की जो आर वाली सुई होती है वो हर 12 घंटे में अपनी उसी पोजीशन को रिपीट करती है, अपने उसी मोशन को रिपीट करती है। जैसे सुबह के 12 बजे वो 12 पर थी, फिर पूरा एक राउंड लगाने के बाद वो रात के 12 बजे 12 पर फिर आ जाएगी। तो वो क्या कर रही है? एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद अपने उसी एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अभी अपने उसी मोशन को बार बार क्या करती है? रिपीट करती है। तो उस मोशन को कहते हैं हम पीरियोडिक मोशन। ऑल ऑक्सिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक मोशन। जितने भी ऑक्सिलेटरी मोशन होते हैं सब पीरियोडिक मोशन होते हैं, बट सारे पीरियोडिक मोशन ऑक्सिलेटरी मोशन नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक स्प्रिंग के नीचे एक मास लटका हुआ है, तो जब हम मास को डिस्प्लेस करके हम छोड़ते हैं तो इसमें ऑक्सिलेशंस होने लगते हैं और ये ऑक्सिलेटरी मोशन भी है। और ये एक डेफिनेट इंटरवल टाइम के बाद ये अपनी पोजीशन को बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ये बार बार आगे पीछे हो रहा है या ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये एक टाइप का पीरियोडिक मोशन भी है। लेकिन यहाँ पर जब सन के चारों ओर अर्थ रिवॉल्व कर रही है या अर्थ के चारों ओर जो है वो मून रोटेट कर रहा है, तो ये एक तरीके से पीरियोडिक मोशन तो है बट ये ऑक्सिलेटरी मोशन नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप की कोई भी ऑक्सिलेशंस नहीं हो रहे हैं। ये एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है, लेकिन ये ऑक्सिलेटरी मोशन नहीं है। इसी तरीके से घड़ी की हर एक सुई में पीरियोडिक मोशन पॉसिबल है, पीरियोडिक मोशन हो रहा है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऑक्सिलेटरी मोशन नहीं हो रहा है। उसके पेंडुलम में ऑक्सिलेटरी मोशन भी है और उसके पेंडुलम में जो है वो पीरियोडिक मोशन भी है। टर्मिनोलॉजीज ऑफ ऑक्सिलेटरी मोशन। सो यहाँ पर अब हमने एक रिजिड सपोर्ट के थ्रू एक स्प्रिंग से मास को हैंग किया है और उसे हमने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर दिखाया है। तो यहाँ पर सरफेस पर देखिए, ये जो जब रेस्ट में है, जब आपका मास रेस्ट में है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा है। F क्या है? 0। यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये जो कंडीशन होगी
ये होगी उसकी मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन में बॉडी रेस्ट में रहती है और उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है, और इस मीन पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। मीन पोजीशन के आगे और मीन पोजीशन के पीछे दो पोजीशंस होती हैं जिसको हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। अब एक होती है जो राइट हैंड साइड की पोजीशन है, उसको हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और जो लेफ्ट हैंड साइड की पोजीशन है उसको हम कहेंगे नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। सो देयर आर टू पोजीशन between the mean position in at right side the position is positive extreme position, and at the left side the position is negative extreme position. सो यहाँ पर आपको मीन पोजीशन और मीन पोजीशन से एक तरफ आपको एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन शो हुई है और दूसरी तरफ आपको नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन शो हुई है। तो जब हम किसी स्प्रिंग को थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड करके छोड़ते हैं तो उस स्प्रिंग को छोड़ने के बाद वो अपने आगे पीछे क्या करने लगती है, ऑक्सीलेशंस करने लगती है, अपने आगे पीछे मूव करने लगती है। तो जब हम स्प्रिंग को छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग के अंदर भी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स स्टोर होता है जिसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, और इस फोर्स की वजह से स्प्रिंग अपनी उसी पोजीशन को वापस गेन करना चाहती है। आपने उस पर फोर्स लगाकर इस डायरेक्शन में, सपोज करिए कि आपने उस पर स्प्रिंग पर फोर्स लगाया और उसको आपने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया। अब फोर्स लगाकर छोड़ दिया तो फोर्स लगाने के बाद बॉडी इस या मास यहाँ पर नहीं रहता है बल्कि वापस वो इधर चला जाता है। तो इधर जाएगा तो इसके पास यानी कि उस पर फोर्स लगना चाहिए, तो इस फोर्स को कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, यानी कि एक्शन और रिएक्शन, जो हमारा न्यूटन्स लॉ होता है कि एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन। तो हमने एक्शन तो यहाँ पर अप्लाई किया है लेकिन रिएक्शन उसका अपोजिट हुआ है जो कि उसको लेफ्ट साइड में लेके जाता है। सो दैट दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि बॉडी में पहले से ही रीस्टोर होकर रहता है। सो मीन पोजीशन की डेफिनेशन या इक्विलिब्रियम की पोजीशन की डेफिनेशन क्या होगी? द मीन पोजीशन और द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज़ द पॉइंट वेयर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज़ ज़ीरो। ये वो पॉइंट है जब बॉडी पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, F ज़ीरो है, और जब F ज़ीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होगा, यानी कि बॉडी पर उस समय कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है, वर्क डन भी क्या है, ज़ीरो है। एक्सट्रीम पोजीशंस, द मैक्सिमम पॉइंट अप टू विच द पार्टिकल ऑक्सीलेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। अब एक्सट्रीम पोजीशन जो मीन पोजीशन के एक साइड पर, मान लीजिए ये जो है वो मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन से एक साइड पर जितना बॉडी मैक्सिमम डिस्प्लेस होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये एक्स डिस्प्लेसमेंट जहाँ तक वो मैक्सिमम पहुँच पाता है वो जो पोजीशन होती है, यानी कि ये एक्स डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ पी पॉइंट तक पहुँच रहा है, तो ये जो पी पॉइंट है वही पॉइंट क्या है, इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। और ये दोनों साइड पर होगा। राइट साइड पर जब होता है तो हम उसको बोलते हैं राइट एक्सट्रीम पोजीशन या फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और जब लेफ्ट साइड पर होता है तो हम उसको बोलते हैं लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन या फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। So here are the diagram, positive extreme position and the negative extreme position। जैसे हम कार्टेशियन से सॉल्व करते हैं, तो अगर हम कार्टेशियन से इसको देखें तो ये एक तरीके से, जब ये सपोज करो कि ये मीन पोजीशन है, अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो एक बार बॉडी आपकी पॉजिटिव में स्विंग करेगी, एक बार फिर नेगेटिव में जाएगी, फिर पॉजिटिव में जाएगी, फिर नेगेटिव में जाएगी, फिर पॉजिटिव में जाएगी, फिर नेगेटिव में जाएगी। तो इसी तरीके से ये बॉडी जो है वो ऑक्सीलेट करती रहेगी। डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से जो बॉडी का मैक्सिमम, जो उसकी मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन होती है, जितना बॉडी एक साइड में मैक्सिमम जितना डिस्टेंस कवर कर सकता है। सपोज करो कि ये आपका यहाँ पर ये आपका एक पेंडुलम है और ये ऑक्सीलेट कर रहा है। अब हमने इस पर फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस कर दिया तो ये इस पॉइंट तक पहुँचा। इस पॉइंट के बाद अब आगे नहीं जा पाएगा, तो इसको सपोज कर लो P, और वापस ये अपनी मीन पोजीशन पर आया। मीन पोजीशन से फिर ये इधर गया, इसको हम सपोज कर रहे हैं P डैश,
और वापस मीन पोजीशन पर आया। तो मीन पोजीशन से एक साइड में जितना भी लेंथ होगा, जितना बॉडी लेंथ कवर करेगी, उस लेंथ को ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। So the distance covered by a particle performing oscillatory motion at any instant from its mean position is called as displacement। अब इसमें दो टाइप का डिस्प्लेसमेंट होगा, एक तरफ लेफ्ट साइड का डिस्प्लेसमेंट उसको नेगेटिव कहेंगे और राइट साइड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको पॉजिटिव कहेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर है, CGS यूनिट है सेंटीमीटर, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन सिर्फ L रहेगा। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। मेन पोजीशन से जब बॉडी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो उसी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग ऑक्सिलेटरी मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड एन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड दोनों तरफ क्या होता है, इक्वल होता है। अब एक तरफ जब राइट साइड पर होता है तो उसे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, और जब लेफ्ट साइड पर होता है तो उसे नेगेटिव एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसका भी यूनिट सेम है डिस्प्लेसमेंट की तरह, ऐसा यूनिट है मीटर, CGS यूनिट है सेंटीमीटर, और डायमेंशन है इसका L। रेंज और पाथ लेंथ। अब लेफ्ट साइड का एम्पलीट्यूड और राइट साइड का एम्पलीट्यूड, दोनों एम्पलीट्यूड को मिलाकर जो लेंथ बनती है उसी को हम कहते हैं रेंज और पाथ लेंथ। सपोज करो जैसे कि ये आपका पेंडुलम है और ये एक बार आपका इधर गया, फिर एक बार इधर गया, फिर एक बार इधर गया, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, जो ये पेंडुलम कवर कर रहा है, यही डिस्टेंस क्या है, आपका पाथ लेंथ है या फिर रेंज है। द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग ऑक्सिलेटरी मोशन इज कॉल्ड एज पाथ लेंथ। रेंज इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द एम्पलीट्यूड। रेंज को हम ट्वाइस ऑफ द एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से लेकर नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम कहेंगे रेंज और पाथ लेंथ। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में ये है आपकी लेफ़्ट एक्सट्रीम पोजीशन और ये है राइट एक्सट्रीम पोजीशन, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो कि एम्पलीट्यूड का 2 टाइम्स होता है, वो होगा आपका रेंज और पाथ लेंथ। ऐसा यूनिट है मीटर, CGS यूनिट है सेंटीमीटर, और डायमेंशन है L। पीरियड या पीरियोडिक टाइम। एक रेंज को कंप्लीट करने में या एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में या फिर एक पूरी पाथ लेंथ को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को कहते हैं पीरियोडिक टाइम। द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल परफॉर्मिंग ऑक्सिलेटरी मोशन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन। एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में जितना टाइम लगता है उसी को हम कहते हैं पीरियोडिक टाइम। जैसे कि सपोज करो कि स्टार्टिंग में ये बॉडी अपनी मेन पोजीशन पर थी, यहाँ थी, अब एक बार राइट साइड गई, फिर एक बार लेफ़्ट साइड गई, फिर वापस अपनी मेन पोजीशन पर आ गई, तो ये पूरा एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन हो गया। और इस कंप्लीट ऑक्सीलेशन में जो टाइम कवर होगा, जो टाइम यहाँ पर लगेगा, उस टाइम को कहेंगे पीरियोडिक टाइम। और पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला होता है 2π/ω। अब 2π/ω आपका कैसे आया, सपोज करिए कि ये जो है एक सर्कल है और ये बॉडी जो है इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, ठीक है। तो जब सपोज करो कि ये A से स्टार्ट करती है अपनी जर्नी और वापस कहाँ पर आ जाती है, A पर आ जाती है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी तो यहाँ पर कितनी है, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो जब बॉडी A पॉइंट से अपनी जर्नी को स्टार्ट करके वापस A पॉइंट पर आ जाएगी तो ये सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी, सेंटर पर एंगल बनाएगी 2π, ठीक है। सो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ 2π, ठीक। और यहाँ पर टाइम कितना लिया, t, सो t इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ से 2π/ω। सो t इक्वल्स टू होता है 2π/ω। सो वन ऑक्सीलेशन इक्वल्स टू मीन पोजीशन से स्टार्ट एंड कवर राइट एक्सट्रीम एंड देन लेफ्ट एक्सट्रीम, देन अगेन कम टू मीन पोजीशन, तब उसका एक ऑक्सीलेशन होता है बॉडी का।
लास्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कोई भी ऑक्सीलेटरी मोशन करने वाली बॉडी 1 सेकेंड में जितने ऑक्सीलेशंस कंप्लीट करती है उसी ऑक्सीलेशंस को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सपोज करिए कि जैसे कोई बॉडी है वो वाइब्रेशन कर रही है और वो 1 सेकेंड में 50 ऑक्सीलेशंस कंप्लीट करती है, यानी कि 50 बार वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इस तरीके से मोशन करती है। या फिर कोई पेंडुलम है और वो पेंडुलम 1 सेकेंड में 50 बार ऐसे अपने 1 ऑक्सीलेशंस कंप्लीट कर लेता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज। Hertz is the unit of the frequency. So the number of oscillations of a particle performing oscillatory motion in 1 second is called as frequency. So frequency का formula होता है n equals to 1/t. Its SI unit Hertz. CGS unit is also Hertz and dimension is t-1. यहाँ से dimension आपका क्या आ जाएगा? n equals to 1/t. So t को हम ऊपर ले जाएंगे, that is t इनवर्स और t-1। सो यहाँ पर ये सारे ऑक्सीलेटरी मोशन के पैरामीटर्स थे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।